हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैन स्ट्रीम पर। आज मैं स्पोकन इंग्लिश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर आपसे बात करने जा रहा हूँ। आप सभी ने स्कूल में ग्रामर्स पढ़े हैं, आपके टीचर्स आपको ग्रामर पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आपने सीखा है, लेकिन कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिनको अगर आप नहीं जानते तो आप स्पोकन इंग्लिश या फिर ग्रामर किसी भी सब्जेक्ट में पूरे नहीं हो सकते। और दरअसल बात यह भी है कि ये चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट है कि इसको हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, यहाँ तक ठीक है, लेकिन इसकी इम्पॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि इनकी बारीकियों को समझना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर आपने सुना होगा कि कभी भी आप स्पोकन इंग्लिश में या फिर अंग्रेजी बोलने के लिए या फिर किसी भी वाक्य को बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर आपको बताया जाता है, उस स्ट्रक्चर के अनुरूप ही आपको कोई सेंटेंस बनाना होता है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं भी आपको बता रहा हूँ, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस मतलब वाक्य के भाग। वाक्य के भाग के अंतर्गत आप लोग मुख्यतः तीन चीज़ों को पढ़ते हैं। सबसे पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब और तीसरा है ऑब्जेक्ट। ये तीनों चीज़ों को मैं लगातार आपको क्रमशः समझाऊंगा। मैं बताऊंगा आपको कि ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं, और मैं ये चीज़ें आपके सामने लाऊं या आपके सामने शुरू करूं इससे पहले एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि यदि आपको लगता है कि ये बहुत सामान्य चीज़ें हैं या ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप जानते हैं, जिसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपसे कहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आप स्किप मत कीजिएगा, फॉरवर्ड मत कीजिएगा, क्योंकि आपको ये जानना ज़रूरी है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आप जितना समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा होते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो सीरीज़ के पहले वीडियो का, जहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की क्या भूमिका होती है। सबसे पहले देख लीजिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की डेफिनेशन होती है अ पर्सन और अ थिंग हु इज एंगेज्ड इन एन एक्टिविटी एज अ डूअर और हु रिप्रेजेंट एंड वर्क इज कॉल्ड सब्जेक्ट। इसका एक दूसरा डेफिनेशन भी मैं आपको बता रहा हूं, द पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड सब्जेक्ट। हिंदी में मैं आपको समझा देना चाहता हूं, वह व्यक्ति या वस्तु जो किसी कार्य को करता है या जिसके द्वारा किसी कार्य का होना पाया जाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी वाक्य में जो करने वाला होता है, मतलब जो कार्य को करता है, वही आपका सब्जेक्ट होता है। आमतौर पर होता क्या है कि जब हम वाक्य की रचना करते हैं तो आपको यह बताया जाता है कि प्रथम अक्षर, किसी भी सेंटेंस में जो प्रथम अक्षर होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अधूरा सत्य है, अधूरी जानकारी है। तो पूरी जानकारी क्या है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि वह व्यक्ति या वस्तु जो किसी कार्य को करता है वो आपका सब्जेक्ट होता है, या फिर वह व्यक्ति या वस्तु जिसके द्वारा किसी कार्य का होना पाया जाता है वही आपका सब्जेक्ट होता है। आइए इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, पहला एग्जाम्पल आपका लिखा हुआ है, मोहन इज बीटिंग रोहन। इसका मतलब हुआ कि मोहन रोहन को मार रहा है। यहाँ पे मारने का कार्य कौन कर रहा है? पहले आप डेफिनेशन को एक बार दिमाग पे रिमाइंड कीजिए कि वह व्यक्ति या वस्तु जो किसी कार्य को करता है, तो वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है या फिर कर्ता कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे मोहन इज बीटिंग रोहन में मारने का जो कार्य है वो मोहन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट कौन हुआ? मोहन हुआ, क्योंकि मारने का कार्य मोहन कर रहा है, रोहन नहीं कर रहा है। दूसरे एग्जाम्पल में लेकिन देखिए, एग्जाम्पल पहले में ही देखिए, ये उसका दूसरा भाग है। इसमें मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि रोहन इज बीइंग बिटन बाय मोहन। इसका मतलब ये होगा, ये पैसिव वॉइस का एक सेंटेंस है जिसका मतलब होता है कि रोहन को मोहन के द्वारा पीटा जा रहा है या फिर मारा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे दोनों सेंटेंस के बीच के अंतर को समझिए। मोहन इज बीटिंग रोहन, तो मोहन इज बीटिंग रोहन में मोहन मारने का कार्य कर रहा है, रोहन को मारा जा रहा है। दूसरे में देखिए कि रोहन इज बीइंग बीटन बाय मोहन। इसका मतलब यह हुआ कि रोहन को मारा जा रहा है, किसके द्वारा? मोहन के द्वारा। मतलब यहां पे भी मारने वाला मोहन ही है। लेकिन जैसे हम लोगों को पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि वाक्य में जो पहला शब्द आता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो ये गलतफहमी आप यहां से दूर कर लीजिए। अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जैसे कि देखिए ये हमारा वाक्य है, अब उस वाक्य में पहला शब्द है हमारा मोहन,
अगर आप न्यू लर्नर्स हैं, अगर आप नए सीखने वाले हैं, तो आपको आमतौर पर यह मालूम नहीं होता है कि क्या एक्टिव वॉइस है और क्या पैसिव वॉइस है। आपको केवल यही लगता है कि वाक्य में जो पहला शब्द आएगा वही हमारा सब्जेक्ट रहेगा। तो इस गलतफहमी को मैं आपका दूर कर देता हूं कि मोहन इज बीटिंग रोहन में मोहन सब्जेक्ट है, क्योंकि मोहन मारने वाला है। रोहन इज बीइंग बिटन बाय मोहन, इसमें आप देख सकते हैं कि रोहन को पीटा जा रहा है मोहन के द्वारा, मतलब यहां पे भी पीटने वाला मोहन है। तो कुल मिला के मोहन हमारा सब्जेक्ट हुआ, इसमें भी और इसमें भी। दूसरे वाक्य को देखिए, नेहा इज प्रिपेयरिंग फूड। नेहा इज प्रिपेयरिंग फूड, इसमें आप देखिए कि नेहा भोजन पका रही है या फिर नेहा भोजन बना रही है, खाना बना रही है। अब इसमें देखिए खाना बनाने वाला कौन? नेहा, चूंकि नेहा के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। वहीं पे आप देखिए इस वाक्य को कि फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय नेहा, मतलब भोजन पकाया जा रहा है नेहा के द्वारा। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे भी नेहा भोजन बनाने का कार्य कर रही है। तो हमें यह कंफ्यूज नहीं होना है यहां पे कि अगर फूड पहले आ गया इस वाक्य में तो फूड हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर नेहा यहां पे है तो हमें यह देखना होगा कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट की डेफिनेशन को समझे। सब्जेक्ट कहता है कि वह व्यक्ति या वस्तु जो किसी कार्य को करता है, तो यहां पे करने वाला है आपका नेहा, इसलिए नेहा आपका सब्जेक्ट हुआ। इस वाक्य में भी आप देखिए कि खाना बनाने का कार्य तो किया जा रहा है, लेकिन करने वाली कौन है? नेहा, तो इसलिए नेहा हमारा सब्जेक्ट होगा। अब देखिए यहां पे द टीचर इज बीटिंग स्टूडेंट्स, जैसे पहले वाक्य में मैंने बताया था बीटिंग का, मारने का, वैसे ही आप यहां पे भी देख लीजिए द टीचर इज बीटिंग स्टूडेंट्स। शिक्षक विद्यार्थियों को पीट रहे हैं या फिर मार रहे हैं। अब यहां पे पीटने का कार्य कौन कर रहा है? आपका टीचर कर रहा है। और किसको पीटा जा रहा है? स्टूडेंट्स को पीटा जा रहा है। तो सबसे पहले आप यह ध्यान रखिए कि कौन पीटने वाला है। तो यहां पे पीटने वाला है टीचर, और वो जो पिटाई मिल रही है जिसको पीटा जा रहा है वो कौन है? आपका स्टूडेंट्स है। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि यहां पे पीटने वाला टीचर है, तो टीचर आपका सब्जेक्ट होगा। लेकिन दूसरे सेंटेंस में आप देखिए कि स्टूडेंट्स आर बीइंग बीटन बाय द टीचर्स, इसका मतलब क्या होगा कि विद्यार्थी को पीटा जा रहा है टीचर के द्वारा, मतलब शिक्षक के द्वारा। तो यहां पे भी पिटाई चल रही है, लेकिन पीटने का कार्य कौन कर रहा है? टीचर ही कर रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि टीचर ही यहां पे हमारा सब्जेक्ट होगा। ये स्टूडेंट्स अगर सामने में आया है तो ये स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट नहीं हो सकता। एक बार आपको एक ओवरव्यू ले लेता हूं मैं इसमें। मोहन इज बीटिंग रोहन में मोहन सब्जेक्ट है। रोहन इज बीइंग बीटन बाय मोहन में मोहन सब्जेक्ट है। नेहा इज प्रिपेयरिंग फूड में नेहा सब्जेक्ट है। फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय नेहा में नेहा सब्जेक्ट है। द टीचर इज बीटिंग स्टूडेंट्स में टीचर्स आपका सब्जेक्ट है, और आपका स्टूडेंट्स आर बीइंग बीटन बाय द टीचर में आपका टीचर आपका सब्जेक्ट है। आइए अब समझते हैं हम सब्जेक्ट के रूप में किन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि हमने यहां पे लिखा है कि व्हाट या हु कैन बी अ सब्जेक्ट। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग की जा सकती है। तो आपने देखा यहां पे लिखा हुआ है, सबसे पहला है नाउन। नाउन को आप सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है आपका प्रोनाउन, प्रोनाउन को भी आप सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा है जीरेंड, और चौथा है आपका इन्फिनेटिव। ये चारों क्या चीजें हैं इसको मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी वीडियो की शुरुआत है, आप ध्यान से देखते रहिए, काफी कुछ आपको समझना है, मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। सबसे पहले आप देख लीजिए नाउन का एग्जाम्पल। नाउन के एग्जाम्पल में आप देखते हैं कि राम इज प्लेइंग क्रिकेट। राम यहाँ पे एक नाउन है। नाउन कहने का मतलब आपने अगर सुना होगा, देखा होगा, तो आप जानते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बहुत सारी चीजें आप पढ़े होंगे। तो अगर नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आपको उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसमें टेंशन नहीं लीजिएगा। आपको मैं एक सेपरेट वीडियो लेक्चर इसके लिए बना के दूंगा। नाउन की सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, उसके सभी बारीकियों को मैं आपको बताने वाला हूं। फिर आप ये समझिए कि ये जो राम है ये एक प्रॉपर नाउन है, और यहाँ पे एक नाउन सब्जेक्ट की भूमिका में है। आप देखिए यहाँ पे राम इज प्लेइंग क्रिकेट, ये एक प्रॉपर नाउन है, और यहाँ पे खेलने का कार्य, क्रिकेट खेलने का कार्य कौन कर रहा है? राम कर रहा है। इसका मतलब राम हमारा सब्जेक्ट हुआ और राम हमारा प्रॉपर नाउन है। तो एक नाउन आपका सब्जेक्ट हो सकता है। दूसरा है आपका प्रोनाउन। तो ही सिंग्स अ सॉन्ग, ही सिंग्स अ सॉन्ग में आप देखिए कि ही एक प्रोनाउन है। आप जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर एक होता है, ही, सी, इट। तो ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे नाउन प्रोनाउन के अंदर में, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू उसका दे दिया रहता हूं अभी से कि ही एक प्रोनाउन है,
जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है और ही एक सब्जेक्ट की भूमिका में है, मतलब ये एक सब्जेक्ट की भूमिका निभा सकता है। तो ही सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाता है या फिर वह गीत गाता है, इसमें वह सब्जेक्ट की भूमिका में है। वहीं पे आप तीसरे एग्जाम्पल को देख लीजिए, एक जीरंड का एग्जाम्पल है, फाइटिंग इज अ बैड हैबिट। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जीरंड किसको बोलते हैं। तो जीरंड के बारे में एक छोटी सी चीज या जानकारी मैं आपको बता देता हूं कि जीरंड भी एक नाउन होता है। और वो किस तरह के नाउन होते हैं? वर्ब प्लस आईएनजी। कोई भी एक वर्ब होता है, सारे वर्ब में आप नहीं बना सकते, लेकिन कुछ चुनिंदे वर्ब्स होते हैं, क्रियाएं होती हैं, जिसमें आप आईएनजी लगा करके उसको आप जीरंड बना सकते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि फाइट मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना, लड़ना, और फाइट में हमने जोड़ दिया आईएनजी, तो ये बन गया फाइटिंग। तो फाइटिंग एक जीरंड नाउन है। तो फाइटिंग इज अ बैड हैबिट, लड़ाई झगड़ा करना बुरी आदत है। तो यहां पे आप देखिए कि फाइटिंग भी एक नाउन की भूमिका में है और जीरंड नाउन है ये। तो जीरंड नाउन के साथ भी आप सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जीरंड नाउन को आप सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथे में आप देखिए एग्जाम्पल है आपका इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव क्या है? इन्फिनिटिव के बारे में भी थोड़ा सा आप जान लीजिए कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कभी भी हम जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो उसके पहले आमतौर पर टू लगाते हैं। तो ये जो टू है, अच्छा सभी जगह टू लगाना जरूरी नहीं होता, उसके भी कुछ कंडीशंस होते हैं, शर्त होते हैं, उनको भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बराबर होता है इन्फिनिटिव। तो यहां पे आप देखिए टू लगा हुआ है और ये है वॉक मतलब होता है चलना। जैसे आप चलते हैं सड़क पे, कहीं पे चलते हैं तो उसको वॉक मतलब होता है चलना। तो टू वॉक इन द मॉर्निंग इज अ गुड हैबिट। आप सभी जानते होंगे, एक्सरसाइज करते होंगे, मॉर्निंग वॉक पे जाते होंगे, तो आप सब जानते हैं कि वॉक करना कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे हेल्थ के लिए। सुबह सुबह या फिर शाम की सैर पे आप निकलते हैं, तो इस तरह से आपने जाना कि टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये जो वॉक है ये नाउन नहीं है, ये एक वर्ब है। लेकिन टू और वॉक जब ये इन्फिनिटिव के रूप में होता है, इन्फिनिटिव की भूमिका में होता है, तो टू वॉक एक सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। और उसके बाद आगे की चीजों को आप समझ लीजिए। तो ये टू वॉक इन द मॉर्निंग इज अ गुड हैबिट, मतलब सुबह चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, ये एक अच्छी आदत है। तो कुल मिला के आपने समझा कि नाउन, प्रोनाउन, जीरंड और इन्फिनिटिव आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप में से कितने लोगों को मालूम है कि ये जो सब्जेक्ट है, ये राम सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, फाइटिंग सब्जेक्ट है, टू वॉक सब्जेक्ट है, इसके बाद आने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? आमतौर पर हमको स्कूल में पढ़ाया जाता है कि ये वर्ब हो गया, प्ले मतलब खेलना, प्ले वर्ब हो गया, यहाँ पे इज लगा हुआ है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आपका क्रिकेट है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन दोस्तों इन सब को मिला के क्या कहते हैं? यहाँ पे इज प्लेइंग क्रिकेट, सिंग्स अ सॉन्ग, इज अ बैड हैबिट, इन द मॉर्निंग इज अ गुड हैबिट, ये सभी मिला के क्या है? तो इस वाक्य को आप देखिए, इज प्लेइंग क्रिकेट, ये आपका कहलाता है प्रेडिकेट, ये आपका कहलाता है प्रेडिकेट। तो यहां पे आप देखिए ही सिंग्स अ सॉन्ग में सिंग्स अ सॉन्ग एक प्रेडिकेट होता है। इसके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में बना के आपको दूंगा, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। फाइटिंग इज अ बैड हैबिट, इसमें इज अ बैड हैबिट आपका प्रेडिकेट है। यहां पे आप देखिए इन द मॉर्निंग, अब पूरे सेंटेंस को पढ़ लीजिए, टू वॉक इन द मॉर्निंग इज अ गुड हैबिट। तो यहां पे भी आप देख लीजिए कि सब्जेक्ट को छोड़ देने के बाद जो भी बचा वो आपका होता है प्रेडिकेट। आमतौर पर अंग्रेजी के अच्छे जानकार ये भी आपको बताते हैं कि जहां से वर्ब आना शुरू होता है वहीं से आपका प्रेडिकेट शुरू होता है। तो यहां पे देखिए इन द मॉर्निंग, ये तो आपका वर्ब नहीं है, तो आप इसको वर्ब के रूप में तो नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको वर्ब के रूप में समझेंगे, जैसा कि हमारे अंग्रेजी के अच्छे जानकार हमको समझाते हैं। तो उसके हिसाब से पहला वर्ब यहाँ पे लगा हुआ है इज, तो आप इसको आप प्रेडिकेट के रूप में लेंगे। तो नहीं, आप इसको प्रेडिकेट के रूप में नहीं लेंगे, सब्जेक्ट को छोड़ देने के बाद जो भी बचा उस पार्ट को आप प्रेडिकेट कहते हैं। तो इस तरह से आपने समझा कि कौन कौन सी चीजें एक सब्जेक्ट की भूमिका निभा सकती है। तो आपका आंसर है, उसका ओवरव्यू दे रहा हूं मैं, नाउन, प्रोनाउन, जीरंड और आपका इन्फिनिटिव, इनको आप सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं तो उसके कुछ ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं। आपको मैं शॉर्टकट नहीं कहूंगा, क्योंकि अंग्रेजी में कोई शॉर्टकट होता नहीं है। अंग्रेजी एक भाषा है, आप सभी जानते हैं, और इसमें आप शॉर्टकट की तलाश नहीं करेंगे। लेकिन इसके कुछ ट्रिक्स होते हैं जिससे आप पहचान सके कि सब्जेक्ट वास्तव में होते कौन है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट स्लैश करके आप देख रहे हैं कि हु कैन बी अ सब्जेक्ट, मतलब
क्या या फिर कौन सब्जेक्ट हो सकता है। अभी कुछ देर पहले भी मैंने कहा था कि कौन और क्या सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन उस समय मैंने ये बताया था कि नाउन, प्रोनाउन, जिरंड और आपका इन्फिनेटिव सब्जेक्ट होता है। लेकिन अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप पहचानेंगे कैसे कि सब्जेक्ट कौन है, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, इसको पहचानने के लिए आप क्या करेंगे। तो आप इन दो शब्दों की मदद लेंगे, एक है व्हाट और दूसरा है हु। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि एग्जाम्पल नंबर 1 में कहता है कि रोहन प्लेज इन द ग्राउंड। रोहन प्लेज इन द ग्राउंड, रोहन मैदान में खेलता है। अब मान लीजिए इसमें आपको पता नहीं कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो आप सबसे पहले ये पूछिए कि हु प्लेज इन द ग्राउंड। आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ सबसे पहले हु लगा दीजिए। किसी भी वाक्य में आप हु करके पूछिए कि हु प्लेज इन द ग्राउंड। ठीक है, तो आप जैसे ही कहेंगे कि हु प्लेज इन द ग्राउंड, तो आपको पता चल जाएगा कि रोहन प्लेज इन द ग्राउंड। यहां पे आप देखिए मैंने लगाया है हु, और हु करने के बाद डॉट 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 मैंने स्पेस छोड़ दिया है कुछ, और मैंने लिखा प्लेज इन द ग्राउंड। तो ऐसे ही आपको करना है कि रोहन प्लेज इन द ग्राउंड। अगर आपको नहीं मालूम कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो आप एक बार हु करके पूछिए। कोई भी वाक्य हो, चाहे इसमें सब्जेक्ट कहीं पर भी हो, आपको सिर्फ ये करना है कि आप हु लगाइए और उसके बाद सेंटेंस को एज इट इज लिख दीजिए। तो यहां पे देखा कि हु प्लेज इन द ग्राउंड, कौन मैदान में खेलता है, तो आपको उसमें सब्जेक्ट मिल जाएगा कि राम मैदान में खेलता है। दूसरे वाक्य को देखिए, द डॉक्टर वॉज ट्रीटिंग पेशेंट्स। यहां पे आप देख रहे हैं कि चिकित्सक मतलब जो डॉक्टर होता है वो मरीजों की इलाज कर रहे थे। अब आप पूछेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो आप सेंटेंस से पूछिए कि हु वॉज ट्रीटिंग पेशेंट्स, मतलब मरीजों का इलाज कौन कर रहा था। तो आपको इसमें सब्जेक्ट मिलेगा कि द डॉक्टर वॉज ट्रीटिंग पेशेंट्स, मतलब डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहा था। इसका मतलब यह हुआ कि द डॉक्टर इसमें आपका सब्जेक्ट हुआ। आपको हु करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। एक और भी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताना चाहूंगा। आमतौर पर जब हम कोई स्कूल्स में टीचर्स पढ़ाते हैं या फिर किसी भी कोचिंग सेंटर्स में आप जाते हैं, व्हाट के बारे में आपको नहीं बताया जाता कि व्हाट कहने से भी आपका सब्जेक्ट निकल सकता है। आमतौर पर वर्ब को पहचानने के लिए या फिर ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए व्हाट का इस्तेमाल करते मैंने लोगों को देखा है, लेकिन आप यहां पे देखिए उसका एक डिफरेंट यूज है। अगर आप पंखे को देखिए या फिर इस तीसरे एग्जांपल को देखिए, द फैन इज मूविंग, पंखा घूम रहा है। आप एक काम कीजिए, ये पंखा कोई सजीव वस्तु तो नहीं है, ये कोई लिविंग थिंग तो नहीं है, जीवित तो नहीं है। आप इसको कौन करके मत पूछिए, आप खाली क्या करके पूछिए, क्योंकि एक निर्जीव है। तो आप कहिए कि व्हाट इज मूविंग, क्या घूम रहा है, तो आपको आंसर मिल जाएगा द फैन इज मूविंग, पंखा घूम रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप हु के साथ साथ व्हाट लगा के भी सब्जेक्ट को जान सकते हैं, लेकिन अगर वो स्पेशली निर्जीव हो तो। अब मान लीजिए आप यहां पे आप व्हाट लगाएंगे, रोहन प्लेज इन द ग्राउंड। अब इसको आप बोलोगे कि व्हाट इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, क्या खेल रहा है मैदान में, तो ये जच नहीं रहा है, ये आपको सही नहीं लगेगा। आपको यहां पे बोलना पड़ेगा कौन खेल रहा है मैदान में, हु इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। तो आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, आपको इसका एक उत्तर मिलेगा कि मोहन या फिर रोहन इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। लेकिन इस सेंटेंस में देखिए, द फैन इज मूविंग में व्हाट इज मूविंग जब आप कहेंगे तो आपका सब्जेक्ट सामने आ जाएगा कि द फैन इज मूविंग, मतलब पंखा घूम रहा है। उसी तरह से आप इस चौथे एग्जाम्पल को समझिए, द कार इज रनिंग ऑन द रोड, कार सड़क पे दौड़ रही है। इसमें आपको सब्जेक्ट निकालना है, तो सब्जेक्ट निकालने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन करिए व्हाट। माफी चाहूंगा यहां पे कुछ गलतियां हो गई हैं, ये है व्हाट। तो व्हाट इज रनिंग ऑन द रोड, तो सड़क पे क्या दौड़ रही है। तो आपको पता चलेगा कि सड़क पे कार दौड़ रही है, तो क्या कहने से आपको आंसर मिल जाएगा कि क्या दौड़ रही है सड़क में, तो सड़क पे कार दौड़ रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इससे आप समझ सकते हैं कि द कार इज रनिंग ऑन द रोड, मतलब द कार इसमें आपका सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि दौड़ने का काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है। कौन है सब्जेक्ट, कार है आपका सब्जेक्ट। इस वाक्य में देखिए घूमने का कार्य कौन कर रहा है, पंखा कर रहा है। तो जो व्यक्ति या वस्तु कार्य करता है या फिर जिसके द्वारा कार्य का होना पाया जाता है वही आपका सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे घूमने का कार्य पंखा कर रहा है, तो पंखा आपका सब्जेक्ट हो गया। द डॉक्टर वॉज ट्रीटिंग पेशेंट्स, इसमें ट्रीटमेंट करने का काम
काम डॉक्टर कर रहा है, तो डॉक्टर आपका सब्जेक्ट हो गया। रोहन प्लेज इन द ग्राउंड, इसमें अगर आप देखें तो रोहन खेल रहा है मैदान में, मैदान नहीं खेल रहा है, रोहन खेल रहा है, तो खेलने का कार्य अगर रोहन कर रहा है तो रोहन आपका सब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से इस ट्रिक के माध्यम से भी आप जान सकते हैं, आप हु और व्हाट का इस्तेमाल करके भी सब्जेक्ट को निकाल सकते हैं। आइए अब हम समझते हैं सब्जेक्ट के प्रकार के बारे में। सब्जेक्ट के भी कुछ प्रकार होते हैं दोस्तों, उसको भी आप समझ लीजिए कि सब्जेक्ट के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, हमने लिखा है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अ सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला है आपका सिंपल सब्जेक्ट, दूसरा है आपका कंप्लीट सब्जेक्ट और तीसरा है आपका कंपाउंड सब्जेक्ट। तो समझते हैं पहले हम लोग सिंपल सब्जेक्ट को। अ सिंपल सब्जेक्ट इज अ मेन वर्ड द होल सेंटेंस इज ऑल अबाउट। इसका मतलब यह हुआ कि सिंपल सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में पूरे वाक्य को बनाया जाता है, या फिर पूरा वाक्य जिसके बारे में होता है। जैसे आप देख लीजिए, उदाहरण के माध्यम से आप समझ जाएंगे। थॉमस एडिसन इन्वेंटेड द लाइट बल्ब। इसमें आप देख लीजिए, एक मेन सब्जेक्ट कौन है हमारे पास, एक ही सब्जेक्ट है इसमें हमारे पास, और वो सब्जेक्ट कौन है, थॉमस एडिसन। ये सिंपल सब्जेक्ट है, ये एक नाम है। अगर मान लीजिए मैं आपका नाम लूं और मैं आपको कहूं कि आप एक सब्जेक्ट है, तो आपका नाम, तो एक साधारण सी बात है कि प्रत्येक व्यक्ति का एक नाम होता है, तो एक सिंपल सी चीज है, सामान्य सी बात है। तो वैसे ही आप देख लीजिए, यहाँ पे लाइट बल्ब का आविष्कार तो हुआ, लेकिन आविष्कार करने वाला कौन, थॉमस एडिसन। तो ये एक सिंपल सब्जेक्ट है जिसके बारे में हमको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, हम कहेंगे कि थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, तो दैट्स इट। यहां पे देख लीजिए कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है। अ कंप्लीट सब्जेक्ट इज अ ग्रुप ऑफ दोस वर्ड्स दैट गिव सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट। इसका मतलब यह हुआ कि कंप्लीट सब्जेक्ट्स वे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें कुछ शब्दों के समूह होते हैं जो उस शब्द के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, मतलब कुछ अतिरिक्त जानकारी देते हैं। तो जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे, द ओल्ड मैन इज डूइंग एक्सरसाइज। 2 मिनट के लिए आप इस ओल्ड को भूल जाइए, तो क्या बच गया आपके पास, द मैन इज डूइंग एक्सरसाइज, मतलब एक आदमी व्यायाम कर रहा है। लेकिन अभी हम उसकी खासियत बता रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि उस व्यक्ति की स्थिति क्या है, ओल्ड, मतलब हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं कि आदमी जो एक्सरसाइज कर रहा है उसकी स्थिति क्या है, या फिर उसकी अवस्था क्या है। तो आपको पता चला कि वो आदमी वृद्ध है, वो आदमी बूढ़ा है। तो इसके माध्यम से हमको पता चला कि द ओल्ड मैन इज डूइंग एक्सरसाइज, मतलब एक वृद्ध व्यक्ति आपका व्यायाम कर रहा है। तो ये सब्जेक्ट कहलाएगा आपका द ओल्ड मैन, ये आपका कहलाएगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब ये होगा आपका कंप्लीट सेंटेंस। अब इसके बाद मैं आपको समझाता हूं कंपाउंड सब्जेक्ट को। कंपाउंड सब्जेक्ट में आप देखिए, इसकी डेफिनेशन आप देख रहे हैं, अ कंपाउंड सब्जेक्ट इज अ सब्जेक्ट मेड अप ऑफ 2 or more simple subjects that are joined by a coordinating conjunctions such as and या फिर or and that have the same predicate। एक बार मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूं। A compound subject is a subject made up of 2 or more simple subjects, मतलब जो कंपाउंड सब्जेक्ट होता है वो 2 या 2 से अधिक सिंपल सब्जेक्ट से मिलकर बना होता है। दैट आर जॉइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल उसके 2 एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एंड और, जो किसी सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, 2 शब्दों को जोड़ने का काम करता है, 2 क्लॉज को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए एंड या फिर और, तो एंड या फिर और ये किसी भी सेंटेंस को, किसी भी शब्द को जोड़ने का कार्य करता है। तो दैट आर जॉइंट बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, मतलब जो दोनों सब्जेक्ट होंगे कंपाउंड के अंदर में, वो दोनों सब्जेक्ट एंड या फिर और के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एंड दैट हैव द सेम प्रेडिकेट, ये इंपॉर्टेंट है, और उनका प्रेडिकेट भी सेम होता है, मतलब सब्जेक्ट के बाद जो आने वाला भाग होता है वो भी सेम होना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। तो इस एग्जाम्पल को आप देखिए, द गर्ल एंड हर मदर आर वॉचिंग मूवी। यहां पे द गर्ल आपका पहला सब्जेक्ट हो गया, एंड लगा है आपका कोऑर्डिनेटिंग, मतलब यहां पे जोड़ने के लिए। उसके बाद आप देखिए हर मदर, तो हर मदर आपका यहां पे सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखिएगा, आप कभी भी इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि जैसे यहां पे लिखा हुआ है मदर, तो मदर आपका सब्जेक्ट है लेकिन हर को आप छोड़ देंगे। यहां पे क्या कहा गया है, गर्ल मतलब लड़की,
और हर मदर मतलब उसकी मां, तो उसकी मां, तो उसकी को भी आपको सब्जेक्ट के रूप में इमेजिन करना पड़ेगा। तो हर मदर, तो गर्ल आपका हो गया एक सब्जेक्ट और आपका हर मदर हो गया आपका दूसरा सब्जेक्ट। आर वॉचिंग मूवी, दोनों पिक्चर देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। तो यहां पे देखिए प्रेडिकेट आपका सेम है, मतलब दोनों के दोनों एक ही कार्य कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। उसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल को देखिए, राजू और रवि कैन प्लग द फ्लावर्स, मतलब राजू या फिर रवि कोई भी फूल को तोड़ सकता है। तो यहां पे भी आप देखिए राजू पहला सब्जेक्ट हुआ, रवि आपका दूसरा सब्जेक्ट हुआ। तो इस तरह से राजू और रवि को जोड़ने वाला जो शब्द है वो क्या है आपका और, जो आपके लिए आपको बताया गया है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो उसमें मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में समझाऊंगा आपको अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। लेकिन अभी आप समझिए कि राजू पहला सब्जेक्ट हुआ, रवि आपका दूसरा सब्जेक्ट हुआ, दोनों को जोड़ने वाला हुआ आपका और कैन प्लग द फ्लावर्स, मतलब राजू या फिर रवि दोनों में से कोई भी फूल को तोड़ सकता है। तो इस तरह से आपने जाना कि सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है, कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है और आपका कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने सब्जेक्ट को पार्ट को पूरा कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब के कितने भाग होते हैं, कौन कौन से वर्ब होते हैं, उसके बारे में जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को जरूर देखिएगा। एक बार फिर से आपको कहूंगा कि आप किसी भी स्थिति में वीडियो को या फिर हमारे वीडियो लेक्चर को स्किप मत कीजिएगा, फॉरवर्ड मत कीजिएगा, क्योंकि एक भी चीज अगर आपने छोड़ दी, अगर एक छोटी सी भी चूक आपको हुई, तो आने वाले जो वीडियो लेक्चर है, ये तो बहुत सरल सा टॉपिक था सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में, जो एक ओवरव्यू मैंने दिया था ऊपर के एक जो छोटी सी जानकारी दे रहा हूं मैं, इसको समझने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन इसके बाद के जो वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं उसमें आपको पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा, बिना स्किप किए, बिना फॉरवर्ड किए। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई वीडियोस। तो आज के टॉपिक में यहीं पे खत्म करता हूं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और मैं जानता हूं आप अगले वीडियो को काफ़ी क्यूरियोसिटी के साथ, एक उत्सुकता के साथ आप उसको वेट करेंगे, आप इंतजार करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं मैं, आप उस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप वीडियो को फॉरवर्ड मत कीजिएगा। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए, सही जानकारी चाहिए, तो आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच।